कहेगा कि ये एक वो है सिस्टम है जिसके अंदर जो प्रिज्म यूज किया गया है ना, उस प्रिज्म के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि रेड लाइट के लिए जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आया था वो लेसर आया था जो आया ब्लू के लिए। क्लियर है? ये सेम प्रिज्म की बात कर रहा है। कल किसी को डाउट में आ गए थे हम। और इसमें क्या होगा, इसमें म्यू जो होगा, अगर मैं उसी प्रिज्म के म्यू के बारे में बात करूं तो किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो भैया म्यू और एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो भैया किसका ज्यादा होगा, ब्लू का ज्यादा होगा। तो ये अगर असर्शन में लिखा हुआ है और ये अगर रीजन में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे assertion and reason are both are true and assertion reason is the correct explanation of the assertion। तो ये है भैया इसका। सुन भाई फ्रेंड्स, कहता है कि भैया अगर मैंने वॉयलेट लाइट को रिप्लेस किया रेड से या रेड को मैंने वॉयलेट से रिप्लेस किया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा यानी कि मिनिमम डेविएशन जो होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा एक तरह से। तो देखो यहाँ पर जो रेड की वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है वॉयलेट के मुकाबले में, ठीक है। तो भैया आपको ये याद रखना है कि जो वेवलेंथ होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑफ द प्रिज्म, ठीक है भैया। तो जब ये ज्यादा है तो भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वॉयलेट के मुकाबले में। और अभी आपने पढ़ा था क्या, इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भैया यहां से क्या जाएगा, तो यही चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको दिखेगा ये सिस्टम, ठीक है, और यहां दिखेगा ये सिस्टम। तो भैया जब इसका वॉयलेट पे ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो किसका ज्यादा होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वॉयलेट ज्यादा होगा भैया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भैया। और इसमें ना कोई भी आ सकता है कि भैया रेड को वॉयलेट से प्लेस किया, वॉयलेट को रेड से किया, ठीक है, और उसके अलावा तुम्हारा वो ग्रीन से किया, ये सब चीजें आएंगी। तो एक देख लेना अपने आप। एक बार दोबारा समझते हैं कि एक आपके पास प्रिज्म है, उसके ऊपर एक जो आपको इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है, 60 डिग्री रखा है, इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे जो है वो आगे बढ़ती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। फिर ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पड़ती है AC के ऊपर। तो पहले बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन फेस AC, तो इसका मतलब क्या निकालना है इसके अंदर मुझे, R2 एंगल R2 निकालना है इसके अंदर, ठीक है भैया। और फिर दूसरा क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ये निकालना है मुझे, क्या बोलो, डेल M, ठीक है भैया, ये निकालना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे बताइए, कल मैंने आपको सॉल्व करवाए बहुत सारे क्वेश्चन, बताओ भैया जल्दी से। रिलेशन था ना वो म्यू इक्वल्स टू में 1/sin। हाँ देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसने बताई, फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin I। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 में sin R2, क्लियर है भैया ये बात। और म्यू कितना है यहाँ पर, √2 है, तो sin R2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 में √2, तो R2 कितना आ गया यहाँ से, 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आराम से। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें करना पड़ेगा, म्यू इक्वल्स टू बोलो sin A प्लस डेल M अपॉन 2, A प्लस में डेल M अपॉन 2 अपॉन में, उसके प्लस कैसे, हाँ अपॉन में 2, सॉरी फिर अपॉन में sin A/2। हाँ तो मैं कैसे करेंगे इसको बताइए, वही 45 डिग्री की वैल्यू आप सिंपल ऐसे करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा √2, ठीक है, ये हो जाएगा sin A प्लस में डेल M अपॉन में 2, ठीक है 2, और नीचे क्या हो जाएगा sin 60, मतलब sin 60 का कितना, A का कितना हो जाएगा, A कितना रखा आपको, A तो आपके पास 60 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा वो 30 डिग्री हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम प्लेस करना। फिर क्या करेंगे आप उसके बाद में, वो तो प्लेस यहाँ कर दोगे, तो ये √2 इक्वल्स टू sin 60 प्लस में डेल M अपॉन में 2, और कितनी होती है sin 0.5, तो 2 चलेगा ऊपर, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। बोलो पेपर डाउट इसके अंदर, बोलो, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर बताओ, अब 2 को उधर आपको बाहर ले लेंगे हैं, अरे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है इसके अंदर यार, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, sin 45 हो जाएगा ये, और ये क्या है 2 sin, वे वो 1/sin 45 होगा ना, √2 है ना, हाँ नहीं मैं समझ नहीं बात, क्या कर रहा है, नहीं वो sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना, 1/√2 होती है। हाँ अरे
0 हाफ 1/√2 ना, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा ये? तो ये तो एक काम करो, फिर एक काम करो, इसको 2 को ना नीचे रखो अभी, इसको 2 को ना क्या कहते हैं, ये क्या है 1/√2 है ना, इसे यहीं रखो अभी। तो कितना हो जाएगा ये साइन, कितना हो जाएगा बताओ? 1 sin 45। या एक काम ना कर लें, इस 2 को यहाँ ना ले आए, हाँ उससे 1/√2 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस में डेल m अपॉन में 2, ठीक है। अब 1/√2 किसका होता है? 45 का। तो ये कितना जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन, अभी कितना जाएगा 30 प्लस में डेल m बाय 2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ लिख लो 45 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस में डेल m अपॉन में 2। तो भैया डेल m अपॉन में 2 यहाँ रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15, तो डेल m कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है भैया। कितना जाएगा 30 डिग्री, करिए इसे नोट आउट। हाँ भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड इंसिडेंस एंगल एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में और मिनिमम डेविएशन के बीच में क्या वो होता है, रिलेशन क्या होता है? I plus E है? to A plus del M। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होता है वो होता है 2i माइनस में a, ठीक है। 2 क्या होता है 2i माइनस में a। हाँ भैया, आप अपने इफेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ये इसलिए फॉर्मूले से। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में बोल देता कि भैया वेलोसिटी निकालिए, क्या निकालिए? वेलोसिटी निकालिए। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, बोलो c बाय म्यू, ठीक है। और c क्या होता है इसके अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो म्यू आपको वैसे गिवन है इसके अंदर नहीं होता तो हम इसके यूज से म्यू निकाल लेते हैं इसके अंदर भैया। क्लियर है ये बात? सुनो भैया, देखो भैया एक टब है, उस टब के अंदर 2 लेंसेज हैं, ठीक है। एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस, ठीक है भैया। जो मीडियम भरा हुआ है उसका मान लेता हूं मैं म्यू m, और जो जिस ग्लास के बने हुए हैं उसको मान लेता हूं मैं म्यू g, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन लेंस, ठीक है भैया। 2 कंडीशन बनेगी, या तो मीडियम की ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ग्लास का ज्यादा होगा भैया। अगर ग्लास का ज्यादा है और जो आपने डुबोया है लेंस, वो लेंस कन्वेक्स लेंस है, और भैया कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो जो इसका बिहेवियर होगा, इसका जो बिहेवियर होगा वो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। कैसे बन जाएगा ये? डाइवर्जिंग नेचर का बन जाएगा भाई, ठीक है। कैसे बन जाएगा? डाइवर्जिंग नेचर लेंस, ठीक है भैया। जब तक ये पानी में डूबा होगा, बस कंडीशन क्या है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए मीडियम के मुकाबले में, ठीक है भैया। अगर उसकी जगह पर क्या होता है, ये कॉनकेव लेंस होता तो वो क्या है? डाइवर्जिंग है, तो उसका उल्टा हो जाता, वो क्या बन जाता? हाँ, ठीक है भैया। आगे बात समझ में। तो जब भी ये कंडीशन होगी तो लेंस का जो नेचर है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा भैया यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है भैया। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, कर लीजिए इसे नोट डाउन। हाँ भैया, तो क्वेश्चन है कि हाउ विल द लेंस पावर बी अफेक्टेड विद एन इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि भैया अगर मैंने लाइट की वेवलेंथ को बढ़ाया तो उसकी फोकल लेंथ पर, उसकी लेंस की पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है कि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो भैया अगर मैंने इंक्रीज करी है वेवलेंथ तो पावर क्या हो जाएगी? ये चीज बढ़ाई तो ये चीज घट जाएगी। वहीं पर वो बोलता है कि फोकल लेंथ क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर घट जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो। क्लियर है भैया ये बात? चलिए हाँ भैया, अगली बात पे बात करते हैं कि सपोज कीजिए एक लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसे मैंने डुबो दिया किसके अंदर? एक पानी के अंदर। तो अभी हमने देखा था कि उसके अंदर क्या होगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। वो हम कैसे डिसाइड कर रहे थे? अभी से क्वेश्चन होता ना कि भैया वो डिसाइड कैसे करते हैं कि जब हमने उसको मतलब लेंस को डुबो दिया किसी वाटर के अंदर तो वो कैसे नेचर का हो जाएगा, ये कैसे डिसाइड किया हमने। तो भैया इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस। देखो भैया मोस्ट प्रोबेबली दोनों सरफेस जो होंगी वो बराबर होंगी। अभी दोनों सरफेस कौन कौन सी हैं? ये वाली हैं, ठीक है,
R1 और R2। सिमिलर ही दिखेंगे आपको हमेशा, ये ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। R1 जो होगा वो R2 के बराबर ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, 1 अपॉन में f इक्वल्स टू म्यू 1 अपॉन में म्यू 2 माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1 इनटू में 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। क्लियर है भैया ये बात? और R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस। अगर भैया यहाँ पर सुनिए भैया एक बारी, अगर यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है निकालने पर, तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया है कि इसके अंदर x आता है, तो x को सीधा करोगे वो क्या दिखेगा? पॉजिटिव दिखेगा। वहीं पर f जो है अगर वो नेगेटिव हुआ, यहाँ से नेगेटिव आया, तो दैट मींस वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस है भैया। क्योंकि E आता है तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो भैया ये यहाँ से डिसाइड करेंगे कि वो जब इमर्स करने के बाद में कन्वर्जिंग नेचर का होगा कि डाइवर्जिंग नेचर का होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये μ1 है, ये जो μ1 है ये किसका है? ये लेंस का है ये, ठीक है भैया, ये लिख दिया यहाँ पर। μ2 किसका है? मीडियम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। μ2 किसका है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, ठीक है। चलिए भैया इसके बाद में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर यही सिस्टम किस में होता? एयर में होता। अगर मैं इसी लेंस को मैं एयर में छोड़ देता तो म्यू है नहीं भैया, हाँ म्यू नॉट ले सकते हैं उसको। तो भैया μ2 की वैल्यू कितनी आती एयर के लिए? अरे भैया 1 ही ले ले तू, 1.003। किसके लिए? ये एयर के लिए भैया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन में f इक्वल्स टू μ1 माइनस में 1 इनटू में 1 अपॉन में R1 माइनस में 1 अपॉन में R2, ठीक है भैया। चलिए लिखिए इसको जल्दी से भैया। एक और बात सुन लीजिएगा, R1 और R2 बराबर तो रहेंगे, लेकिन अगर आपने R1 को पॉजिटिव रखा है तो R2 को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा, अगर आपने R1 को R रख के चल रहे हैं आप, तो आपको R2 जो होगा वो क्या रखना पड़ेगा? माइनस ऑफ R रखना पड़ेगा भैया। क्लियर है ये बात? चलिए ये बात भी नोट कर लीजिए भैया। ये कब का यूज करना है इसे ध्यान रखना। यहाँ पर ना लिखा होगा बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स लेंस, तब ये यूज करना है, ऐसे ध्यान रखना ये बात, ठीक है। क्या लिखा होगा? बाय कॉनकेव बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भैया, लिख लीजिए इसको। हाँ भैया जरा सुनिए एक बारी, अगर ये लिखा था प्लानो कॉनकेव लेंस, क्या लिखा आता है? प्लानो कॉनकेव लेंस, तो भैया उसकी एक सरफेस प्लेन होगी और एक सरफेस उसके ऊपर ऐसे करके या ऐसे करके साथ में लगी होगी उसके, ठीक है भैया, इसके साथ में ऐसे करके जुड़ी होगी यहाँ पर। तो भैया इसके अंदर R1 जो होगा उसे माइनस R ले लीजिएगा, और जो आपका R2 होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी। या प्लेन ग्लास जो होता है कितना होता है उसका? इन्फिनिटी भैया। Why the image formed at the infinity is often considered most suitable for viewing and explain, ठीक है भैया। कैसा क्यों किया जाता है कि सबकी जो उनको कंसीडर किया जाता है कि उनकी इमेज जो है वो किस पे बने? इन्फिनिटी पे बने भैया। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज इट, लिखिए भैया, बिकॉज इट प्रोवाइड मिनिमम स्ट्रेन बिकॉज इट प्रोवाइड मिनिमम स्ट्रेन। भैया आपकी आंखों पे दर्द कम होगा, स्ट्रेन कम होगा, मिनिमम स्ट्रेन इन द सिलेरी मसल, लेना क्या? सिलेरी मसल्स, ठीक है। बिकॉज इट, क्या लिखा है? बिकॉज इट प्रोवाइड मिनिमम स्ट्रेन इन द सिलेरी मसल ऑफ द आईज, ठीक है भैया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स द मल्टी कंपोनेंट लेंसेज आर यूज्ड फॉर द बोथ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। कि भैया जो आपके मल्टी कंपोनेंट लेंसेज हम क्यों यूज कर रहे हैं मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स के अंदर? फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। क्यों करते होंगे भैया? अरे सिंपल सी बात है, टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी यार। हाँ बस अच्छा मैग्निफिकेशन मिले, टू improve the image quality by minimizing various optical
एबरेशंस, ठीक है भैया, सॉरी एबरेशंस इन लेंसेज, ठीक है भैया। वेरियस क्या भी लिखना है? हाँ जी, वेरियस ऑप्टिकल एबरेशंस इन लेंसेज, क्योंकि भैया बहुत सारे टाइप के डिफरेंट एरर्स वगैरह होते हैं तो उनको ये मिनिमाइज कर देता है भैया। क्लियर है ये बात? कोई डाउट इसके अंदर?